आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से चाइना जो है अपना एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रहा है, निरंतर उसने जो है एक्सपेंशन के लिए नए नए मैप जारी करता रहा है, उसका बहुत ही काउंटर जवाब, बहुत ही टू बी फिटेड रिप्लाई जो है भारत की तरफ से दिया गया है। और इंडिया के जो एक्स आर्मी चीफ हैं मनोज नरवणे सर जी, उन्होंने अभी एक मैप जारी किया है और उन फॉल्ट लाइंस को दिखाया है जो चाइना के लिए जहां पर बहुत मुश्किल हो सकती है। उन्होंने चाइना के एक्सपेंशन को दिखाया है कि किस तरीके से चाइना ने पिछले 70 वर्षों में और पिछली एक सदी में अगर देखा जाए तो कैसा अपना विस्तार किया है, किस तरीके से चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान, जिसे कि वो सिंकियांग कहता है, उइगिर जहां पे लोग रहते हैं, उसको अपने साथ उसने मेनलैंड चाइना के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। इसी तरीके से तिब्बत पर उसने अपना अनधिकृत जो है कब्जा किया है। फिर अगर हम देखें तो चाइना का जो साउथ मंगोलियन रीजन है उस पर उसने कब्जा किया है, मंचूरिया पर कब्जा किया है, और पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से शागजम वैली पर उसने पाकिस्तान के साथ एक समझौते के तहत प्राप्त किया है। लद्दाख पर वो निरंतर प्रेशर बनाए हुई है और लद्दाख में विस्तार के चलते ही 1962 में जो है भारत चाइना का युद्ध हो चुका है। अगर हम 2020 से देखें तो लद्दाख क्षेत्र में एक पूरा गलवान वैली में एक स्टैंड ऑफ है, भारत और चाइना की सेनाएं फेस ऑफ कंडीशन में है। तो इस पूरे वीडियो को हम समझने की कोशिश करने चल रहे हैं कि किस तरीके से चाइना के अंदर खुद ही एक फॉल्ट लाइन है और एक ऐसा देश जिसने खुद अपने मूल लैंड में यानी मेन लैंड चाइना में ही किस तरीके से अपना विस्तार किया है और अब वो अपने विस्तार को दूसरे देशों की संप्रभुता को चुनौती देते हुए आगे बढ़ाना चाह रहा है। इस पूरे वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि चाइना की विस्तार विधि नीति क्या है, किस तरीके से चाइना अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब चाइना को कंटेनमेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि चाइना की जो फॉल्ट लाइन है उसे भारत के पूर्व जो सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने एक नक्शे के माध्यम से दिखाया है। और निश्चित रूप से ईस्ट तुर्किस्तान का जो एरिया है जहां पर तुर्की मूल के मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर उसने जिस तरीके से एक तरीके का उनका उत्पीड़न कर रहा है, वो एक बहुत पूर्ण एक प्रश्न है विश्व समुदाय के सामने जिसे एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। तिब्बत में एक निर्वासित सरकार है, एग्जाइल है। 1959 से ही तिब्बत के जो दलाई लामा है, जब तिब्बत को इंटीग्रेट किया गया मेनलैंड चाइना के साथ, तब से वो भारत में रह रहे हैं। उसके बाद इंडिया और चाइना में, जैसा कि मैंने कहा कि 1962 में एक वार भी हुई है और अब चाइना लद्दाख में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। लद्दाख में आखिर क्यों विस्तार करना चाह रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीपीसीएस 2024 और आरओ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 5000 प्लस आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे, साथ ही टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और क्रिस्पी स्टाइल में बहुत ही छोटे लेकिन टू द पॉइंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ पर मिलेंगे। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। लाइव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हम चाइना के कार्टोग्राफिक एग्रेशन की बात करें, ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन क्या होता है? चाइना निरंतर नए नए मैप जारी करता रहता है। अगर आप देखें तो कुछ वर्षों में ही उसने कई मैप जारी किए हैं और ये जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन है, इसके चलते चाइना दूसरे देशों के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में अपने मैप में दिखाता है, उनकी नेविंग करता है और फिर वहां पर वो अपना दावा जताने लगता है। और इसी तरीके का भी एक मैप जो है उसने 28 अगस्त को 2023 को जारी किया है। दक्षिणी चीन सागर, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ जो है ताइवान को भी इसमें शामिल किया गया है, भारत के लद्दाख क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसका भारत ने बहुत ही कड़ा जो है विरोध दर्ज कराया है। और ये एक तरीके का जो टारगेटिंग है, लैंड बॉर्डर मैप जो टारगेटिंग वो करता है, वो एक प्रकार से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे किसी देश के हमला होता है। इसके लिए उसने निरंतर प्रयास किए हैं और अब वो लद्दाख पर अपना क्लेम लगातार कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है। और लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन चाइना के लिए भी अगर वो चाहता है कि वो ईस्ट तुर्किस्तान, जहां की उसने नाम कर रखा है सिंकियांग, अगर उस पर नियंत्रण बनाना है, वहां जिस तरीके के अशांति है, जिस तरीके से चाइना का विरोध हो रहा है, उसको वो सप्रेस करना चाहता है। अगर तिब्बत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, क्योंकि तिब्बत में भी अशांति निरंतर चल रही है। हालांकि वहां पर कई मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तिब्बत के लोग अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वायत्तता के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं
और इसके चलते चाइना हमेशा दबाव में रहता है, संशंकित रहता है और इसीलिए वो लद्दाख पर भी निरंतर प्रेशर बढ़ाए रखता है, क्योंकि जब वो लद्दाख पर कहीं ना कहीं अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में जो उसका प्रयास चल रहा है, जो कि निष्फल है और निश्चित रूप से उसमें कभी सफल भी नहीं होगा, और लेकिन उसका ये प्रयास है कि अगर वो लद्दाख पर नियंत्रण बना ले तो निश्चित रूप से वहां पर वो इन अशांतियों को कंट्रोल कर सकता है। मेनलैंड से इंटीग्रेशन जो है इन दोनों क्षेत्रों का, ईस्ट तुर्किस्तान यानी सिंकियांग का और तिब्बत का, वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से चाइना का ये विस्तार है, अगर हम अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत मंचूरिया, ईस्ट मंगोलिया, इसी तरह ईस्ट तुर्किस्तान, फुनान, अगर इन क्षेत्रों की जो फॉल्ट लाइन है, जो यहाँ पर असंतोष है, अगर इसको विश्व समुदाय रेखांकित करे, इसको विश्व समुदाय प्रभावी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, वहां पर बराबर इनको उठाया जाए। यहाँ पर जिस तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जिस तरीके से चाइना ने एक अपनी संस्कृति जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की है, वन रूल पार्टी, उसको प्रभावी करने की कोशिश करी गई है। लोगों की जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, उनको उसने जिस तरीके से इरिडिकेट करने की कोशिश की है, रूट आउट करने की कोशिश की है, अगर उन पर एक विश्व समुदाय का कंसेंसस बने तो निश्चित रूप से हम चाइना को उसके मेनलैंड में ही घेर सकते हैं। और चाइना को कंटेन करने के लिए, ड्रैगन को पीछे रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। फिर अगर हम देखें तो चाइना के लिए लद्दाख खाली जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लद्दाख को देखें तो लद्दाख से सिंधु नदी जो है ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है, इरावदी और साल्विन जैसी नदियां भी जो है तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती हैं, और ये सब रिवर्स जो है जाति का है लद्दाख से होते हुए भारत से निकलती हैं या अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, और इसीलिए वो बार बार जो है इन क्षेत्रों पर अपने दावे को पेश करता है, दावा रखता है, और ताकि वो इन समस्याओं का समाधान कर सके। और ये तिब्बत तो वैसे भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद ये थर्ड पोल है जहां पर सर्वाधिक बर्फ है, जहां ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ की जल से संसाधनों का इस्तेमाल करके वो अपनी 1/4 जो वाटर नीड है उसको वो फुलफिल कर सकता है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा मिशन है, इसको समझने की आवश्यकता है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान जो है वो बफर स्टेट रहे हैं। एक्चुअल में भारत और तिब्बत के बीच में कोई, भारत और चाइना के बीच में कोई मेन लाइन बॉर्डर था ही नहीं, बल्कि ये बफर स्टेट थे। और चाइना ने जिस तरीके से ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत पर कब्जा किया, उसके चलते और फिर बाद में फिर जो है जो भारत और चाइना के बीच में एक डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन खींची गई, और उसके चलते ये एक सीमा उभरी है। ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। अन्यथा भारत और चाइना के बीच में तिब्बत है जो कि एक बफर स्टेट है, सिंकियांग जिसे कि ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, उइगिर वासियों का देश है, वो भारत और चाइना के बीच में रहा है। काराकोरम रेंज है, हिमालय की जो है जो रेंजेस हैं वो इसके बीच में है। तो कुल मिलाकर के ये चाइना एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल, और चाइना का न केवल बॉर्डर डिस्प्यूट्स है बल्कि उसके बिल्कुल इलीगल क्लेम्स हैं जो वाटर बॉर्डरीज हैं उनको लेकर के भी। क्योंकि अगर साउथ चाइना सी को भी देखें तो साउथ चाइना सी जैसा नाम 16वीं सदी से पहले नहीं था, क्योंकि पुर्तगीज ने सबसे पहले साउथ सी को जो है साउथ चाइना सी कहना शुरू किया, और इस तरीके के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। और अब चाइना पूरे की पूरे साउथ चाइना सी पर अपनी डिमांड करता है, अपना प्रभाव और अपनी सॉवरेंटी को पेश करता है। इसी तरीके से वो इंडोनेशिया तक अपने सी जो उसकी बाउंड्रीज हैं वहां तक वो क्लेम कर रहा है। तो निश्चित रूप से उसकी जो यानी सी बाउंड्रीज हैं वो भी अनरियलिस्टिक हैं, और जो बॉर्डर मैप है वो भी जो है उसके सही तरीके से नहीं रेखांकित किए गए, और यहाँ तक कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो लगभग 14 कंट्रीज हैं, और उन 14 कंट्रीज में अधिकतर के साथ उसने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को 90s में ही हल कर लिया था। लेकिन अभी जो उसने नया मैप जारी किया है उसमें साइबेरिया को पूरे के पूरे जो कि रशिया का पार्ट है उस पर अपना दावा पेश किया है। तो ये जानने की और समझने की आवश्यकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से तुर्किस्तान को इन्होंने मिलाया है, तुर्किस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट था 20th सेंचुरी तक, और तुर्किस्तान में 8th सेंचुरी में जो अब्बासीद खलीफा थे वहां से उन्होंने उसको ऑक्युपाइड किया था, और उसके बाद फिर वहां पर इस्लामिक संस्कृति का विस्तार हुआ। और उस समय जो मेनलैंड तिब्बत था, वो मेनलैंड चाइना था, उसका प्रभाव यहां तक नहीं था। लेकिन अब उसने पिछली सदी में यानी 20वीं सदी में ईस्ट तुर्किस्तान को भी अपने में इंटीग्रेट कर लिया है। तो निश्चित रूप से जो ये मैप जारी किया गया है, हम इस मैप के माध्यम से चाइना को आईना दिखा सकते हैं कि चाइना ने अपना
जो विस्तार किया है वो अतार्किक है, अवैध है और चाइना का जो मूल क्षेत्र है उससे कहीं ज्यादा उसने विस्तार कर लिया है। लेकिन ड्रैगन की ये भूख, विस्तारवादी जो भूख है वो कम नहीं हो रही है बल्कि निरंतर बढ़ती जा रही है और विश्व समुदाय को उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम बेल्ट रोड एंड जो इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है अगर उसको भी देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहीं ना कहीं जो है उसकी विस्तारवादी नीति को ही दिखाता है कि किस तरीके से वो पूरे सेंट्रल एशिया में, अभी हाल ही में उसने जो है तालिबान में अपने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रिजीम के अंतर्गत अपने राजदूत की नियुक्ति कर दी है और अब वो सीपैक को ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि जिस तरीके से भारत और अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे 8 देशों ने जो अभी एग्रीमेंट किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके चलते वो दबाव में भी आया है और अब उसी दबाव के चलते उसने निर्णय लिया है ताकि वो अफगानिस्तान में शांति ला करके अपने हितों को संरक्षित कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।